हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ जेके एकेडमी। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें, बिकॉज मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो अभी जो करंटली चल रहे एग्ज़ाम्स में से एफए का एग्ज़ाम है जो फाइनेंस का, उसकी तैयारी करवाने की हम कोशिश कर रहे हैं। एंड आई होप जो भी अभी तक हमने 3 वीडियोस डाली हैं वो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होंगी। आगे आने वाले टाइम में जितने भी जेके एसबी के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, चाहे वो कांस्टेबल के होंगे चाहे वो और भी एग्ज़ाम्स होंगे, वी विल ट्राई टू कवर देम अप। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। तो पहला जो फुल लेक्चर का वीडियो था दैट वाज इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड इट्स टर्म्स, जो हमने किया था। तो आज का जो टॉपिक रहने वाला है दैट विल बी थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, जिसमें हम लोग अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स और अकाउंटिंग कन्वेंशंस पढ़ेंगे और कुछ फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस क्या क्या होंगे उसमें वो हम लोग पढ़ेंगे। और साथ में अदर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हम लोग पढ़ेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं बेस बिल्डिंग के लिए। कोई भी कॉमर्स का बैकग्राउंड का हो चाहे नॉन कॉमर्स का हो, दीज आर द बेस बिल्डिंग, वो कहते हैं ब्लॉक्स हैं। अगर ये क्लियर नहीं होंगे तो आप अकाउंटिंग को नहीं समझ सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स स्टार्ट विद आवर न्यू टॉपिक। तो थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, अगेन मैं कह रहा हूँ, मैंने आपको ऑलरेडी पिछली वीडियो में भी बताया था कि दीज आर द नोट्स विच आई हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड बाय माई सेल्फ पर्सनली। मैंने ये अकाउंट्स के नोट्स जो है वो प्रिपेयर किए हैं और उन्हीं नोट्स के ज़रिए से मैं आप लोगों तक ये चीज़ें पहुंचा रहा हूँ। आई होप आप लोगों को ये चीज़ें पसंद आएंगी और आपको बेनिफिशियल भी होंगी। और जिस किसी को भी नोट्स अगर चाहिए होंगे पीडीएफ फॉर्मेट में या मेरे हैंड रिटन नोट्स, तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं मेरे नंबर पे जो मैंने ऑलरेडी शेयर किया हुआ है। तो मैं इसके डिस्क्रिप्शन में भी अपना नंबर डाल दूंगा, आप लोग मुझे डीएम कर सकते हैं एंड यू विल गेट द नोट्स जो भी टॉपिक वाइज है। तो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, जिसके अंदर सबसे पहली चीज़ जो हम पढ़ेंगे दैट इज़ अकाउंटिंग प्रिंसिपल। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होता है? देखिए, कोई भी चीज़ जो है ना विदाउट रूल आप स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो सिमिलरली अकाउंटिंग का जो प्रोसेस है या जो अकाउंटिंग है उसमें भी देर आर सर्टेन सर्टेन प्रिंसिपल्स या सर्टेन रूल्स जो अडॉप्ट किए जाते हैं अकाउंटिंग में यूनिवर्सली। अब देखो, अगर हम हर जगह अलग अलग अकाउंटिंग के रूल्स लगाएंगे तो रिजल्ट वेरी करेंगे एंड कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाएगा। सो फॉर दिस पर्पज देर आर सम यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स या रूल्स दैट वी फॉलो एंड दे आर नॉर्म्स हैं या रेगुलेशंस हैं या रूल्स हैं फॉलोड इन अकाउंटिंग ट्रांजेक्शंस। जो भी आपकी अकाउंटिंग ट्रांजेक्शंस होती हैं ये यूनिवर्सल रूल्स हम फॉलो करते हैं। दे हैव बीन डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। पहले को हम कहते हैं अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और दूसरे को कहते हैं हम अकाउंटिंग कन्वेंशन। तो कन्वेंशन का मतलब होता है प्रथा। जैसे आप लोगों ने हिंदी वर्ड सुना होगा, रीति रिवाज, प्रथा आप कह सकते हैं कि जो चलती आ रही है जस्ट बिकॉज वो पीछे से हम लोग पुराने ज़माने से चलाते आ रहे हैं। तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के ऊपर सबसे पहले चलते हैं। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है? ये अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स जो हैं बेसिक हम कुछ एजम्पशंस लेकर चलते हैं। जब भी हमने अकाउंटिंग का प्रोसेस करना है, अकाउंटिंग करनी है, वी टेक सम एजम्पशंस, हम कुछ एजम्पशंस लेके चलते हैं या फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस जिनको हम कहते हैं, ठीक है। विच एवरी अकाउंटेंट एज्यूम्स, एक अकाउंटेंट जो है एज अ फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट जब आप बनेंगे, सो दीज आर सम ऑफ द एजम्पशंस विच यू हैव टू एज्यूम बिफोर, ठीक है। अपने अगर बिजनेस को फॉलो करना ही पड़ेगा ये एजम्पशंस, और उसके बाद ही अकाउंटिंग पॉसिबल होगी। तो कॉन्सेप्ट क्या है? बेसिकली एजम्पशंस जो आप लेके जा रहे हैं। तो आप इससे रिलेट कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट मीन्स एजम्पशंस फॉलोड बाय द बिजनेस, ठीक है। और कन्वेंशन जो हो गया वो हो गया प्रथा, ठीक है। दीज आर द आउटकम्स, ये किस वजह से आए हैं, वजूद में आए हैं, आउटकम ऑफ अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस विच हैव बीन फॉलोड ओवर द ईयर्स। पुराने ज़माने से चलती आ रही है ये प्रथा, तो उन प्रथाओं की वजह से अकाउंटिंग कन्वेंशन जो है वो बन चुकी हैं। तो आई होप ये डिफरेंस आपको समझ में आया। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट इज फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस होती हैं और जो अकाउंटिंग कन्वेंशन होता है वो एक प्रथा होती है जो पुराने ज़माने से चलती आ रही है। सो लेट्स मूव टू द फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस, जिसके लिए एक एक्रोनियम तैयार किया, GCNA। तो मोस्ट प्रॉब्ली इससे क्वेश्चन आता ही आता है एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप इसको ध्यान से समझ लीजिए। सबसे पहले G फॉर गोइंग कंसर्न। तो ये गोइंग कंसर्न जो है ये एजम्पशन हम लेकर चलेंगे हमेशा, वेन एवर वी स्टार्ट अ बिजनेस, वेन एवर वी स्टार्ट समथिंग, तो बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर अ फॉरसीएबल फ्यूचर एंड देर इज नो इंटेंशन टू क्लोज द बिजनेस। अब सिंपली देखिए, कोई भी इंसान जब एक बिजनेस स्टार्ट करता है तो इस इंटेंशन से थोड़ी स्टार्ट करता है कि मैं इसको कल या परसों बंद कर दूंगा, ठीक है। तो जब भी हम लोगों ने एक बिजनेस शुरू करना है, हम लोगों ने एक चीज़ एज्यूम करके चलनी है कि हमारा जो बिजनेस है वो आने वाले नियर फ्यूचर में चलेगा एंड कोई भी ऐसी इंटेंशन नहीं है कि बिजनेस को क्लोज करने वाले हैं, ठीक है। और ये गोइंग कंसर्न जो भी हमारा एजम्पशन है ये क्यों इंपॉर्टेंट बन जाता है कि इसी के बेसिस पर जो हमने टर्म्स में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है ना, हम लोग जो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म हम कहते हैं, तो वो डिस्टिंक्शन हम कर ही नहीं पाएंगे। अगर मेरा ये इंटेंशन से मैं कर रहा हूँ कि मैं 2 महीने में बिजनेस बंद कर दूंगा, तो मैं कैसे डिस्टिंक्शन कर सकता हूँ कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, ठीक है। सो दिस क्वेश्चन एमसीक्यू का कहाँ से बन सकता है आपको ये सोचना है, ठीक है। तो डिस्टिंक्शन बिटवीन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर इज डन ऑन विच एजम्पशन, किस एजम्पशन के बेस पर की जाती है? तो गोइंग कंसर्न की एजम्पशन पे की जाती है, ठीक है। आई होप क्लियर हुआ। सेकेंड है कंसिस्टेंसी।
एजम्पशन जो है सेकंड वो है कंसिस्टेंसी। अकॉर्डिंग टू दिस एजम्पशन, इस एजम्पशन के हिसाब से अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस, ठीक है, वंस सेलेक्टेड, एक बार आपने कोई प्रैक्टिस सेलेक्ट की, देयर आर डिफरेंट मेथड्स, समझ लीजिए फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो अगर आपने कोई एक पर्टिकुलर मेथड जो है वो सेलेक्ट कर दिया या प्रैक्टिस सेलेक्ट कर दी, जैसे फॉर एग्जांपल अलग अलग मेथड्स होते हैं डेप्रिसिएशन के, ठीक है, रिटेड डाउन मेथड रहता है और उसके अलावा दूसरा मेथड भी रहता है, एसएलएम मेथड रहता है। तो आपने अगर एक मेथड एक अकाउंटिंग पीरियड में लगाया, फिर आप दूसरे अकाउंटिंग पीरियड में दूसरा मेथड लगा रहे हैं, तो वो गलत हो जाएगा। तो वंस आपने एक सेलेक्टेड, आपने एक प्रैक्टिस जो है वो सेलेक्ट कर ली कि हम इस जरिए से चलने वाले, इस तरीके से चलने वाले, उसी को आपने अडॉप्ट करना है कंसिस्टेंटली ईयर आफ्टर ईयर। तो ईयर आफ्टर ईयर हर एक अकाउंटिंग पीरियड में आपको उसी एक प्रैक्टिस को अडॉप्ट करके चलना है, ठीक है। तो यहाँ पर अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस मे बी चेंज्ड ओनली, अब ये कब बदल सकती है, जब कानून कहे आपको, तब आपको बदलना ही पड़ेगा, या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स रिक्वायर कर रहे हैं, देयर आर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, अगर वो उनके हिसाब से, या फॉर बेटर प्रेजेंटेशन के लिए आप चेंज कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन किसकी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, आपकी एक बेहतर प्रेजेंटेशन आप करना चाहते हैं, तो एक अपने अलग से आप कोई दूसरा क्या कर सकते हैं, जो भी आपका अडॉप्ट कर सकते हैं वो प्रैक्टिस, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ भी आपको क्लियर हो गई। पहला था गोइंग कंसर्न कि बिजनेस जो है वो चलता रहेगा, वो बंद नहीं होगा, और दूसरा है हमारा कि वंस यू हैव सेलेक्टेड अ सर्टेन प्रैक्टिस यू हैव टू अडॉप्ट दैट थ्रू आउट द जो अपकमिंग नियर फ्यूचर, ईयर एंड आफ्टर ईयर आपको वही जो है अडॉप्ट करना पड़ेगा। तीसरा एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज एक्रूवल, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हैं एक्रूवल क्या होता है, व्हाट इज एक्रूवल, ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड व्हेन दे आर एंटर्ड इनटू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड when they are entered into, not when settlement takes place। देखिए दो चीज़ें होती हैं, एक होती है मैं दुकान पर गया मैंने सामान ले लिया, एक चीज़ ये है, ठीक है, और एक चीज़ ये है कि मैंने दुकान पर गया सामान लिया और पैसे दे दिए। तो कहता है कि ट्रांजैक्शन हम कब कहेंगे, ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग कब होगी, जब हम ट्रांजैक्शन में एंटर कर चुके हैं। अब कई सारे लोग सोचेंगे कि जब पैसा दिया तभी ट्रांजैक्शन कंप्लीट होती है, नो, ट्रांजैक्शन तभी कंप्लीट हो जाती है जब आपने कोई चीज़ ली, ठीक है। ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड व्हेन दे आर एंटर्ड इनटू, मैं एक ट्रांजैक्शन में घुस गया, सेटलमेंट का बात दूसरी, सेटलमेंट मीन्स हो गया कि आपने उसको, फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल देता हूँ कि आपने किसी से उधारी पे सामान लिया, ठीक है, आपने किसी से उधारी पे सामान लिया और आपने उसको 3 महीने बाद जो है पैसे देने हैं, तो 3 महीने बाद उसकी सेटलमेंट होगी, पर ट्रांजैक्शन में आप उसी वक्त आ गए जब आपने सामान खरीद लिया, ठीक है। तो सेल तो होगी, चाहे वो क्रेडिट सेल है, क्रेडिट सेल होगी, दैट मीन्स ट्रांजैक्शन होगी, ठीक है। सेटलमेंट हालांकि 3 महीने के बाद हुई। सो हम ट्रांजैक्शन में कब आए, हम ट्रांजैक्शन में उसी वक्त आ गए जिस टाइम हमने क्रेडिट सेल की थी। तो ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड विद इन द, ठीक है, व्हेन दे आर एंटर्ड इनटू, नॉट व्हेन दे आर द सेटलमेंट टेक्स प्लेस, ठीक है। आई होप ये भी क्लियर हो गया। तो GCA क्लियर हो गया, दैट इज गोइंग कंसर्न, दूसरा आ गया हमारा कंसिस्टेंसी, और तीसरा आ गया हमारा एक्रूवल बेसिस, ठीक है। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन एजम्पशन के बेसिस पर हम बहुत सारी चीज़ों की डिस्टिंक्शन करते हैं। जैसे एक एग्जांपल हमने पीछे दे दिया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, कंसिस्टेंसी के लिए मैंने दे दिया कि डेप्रिसिएशन का कौन सा मेथड हम लगा रहे हैं, ठीक है। तो लेट्स मूव, उसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं। सबसे पहला जो आता है बिजनेस एंटिटी या अकाउंटिंग एंटिटी प्रिंसिपल, इसे हम कह रहे हैं, ठीक है। अभी तक ऊपर हमने एजम्पशंस पढ़े थे, तो ये प्रिंसिपल क्या कहता है, ये प्रिंसिपल कहता है कि अकाउंटिंग इज डन फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, जो भी अकाउंटिंग का प्रोसेस कैरी आउट किया जाएगा वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से किया जाएगा, ठीक है। इस प्रिंसिपल के हिसाब से क्या होता है, अकाउंटिंग इन टू दिस प्रिंसिपल, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ओनर एंड बिजनेस आर ट्रीटेड एज सेपरेट एंटिटीज। देखो यही वो यहाँ से फिर से MCQ बनता है कि ऐसा कौन सा प्रिंसिपल है जिसके हिसाब से ओनर और बिजनेस को अलग अलग सेपरेट ट्रीट किया जाता है, तो हम कहेंगे बिजनेस एंटिटी या अकाउंटिंग एंटिटी प्रिंसिपल के हिसाब से। एग्जाम्पल, कैपिटल ट्रीटेड एज लाइबिलिटी, सबसे बड़ा एग्जाम्पल होता है कि जो कैपिटल आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो कैपिटल आप लगा रहे हैं, उसको हम ट्रीट करते हैं फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। वो क्या है, मान लो ये मैं था, ये मेरा बिजनेस था, ठीक है, मैंने इसमें 1 लाख रुपए लगाया, मेरे लिए तो ये इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, कैपिटल है, बट फॉर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्या, वो लाइबिलिटी बन जाती है, ठीक है। तो MCQ आ सकता है कि ऑनर्स कैपिटल इज ट्रीटेड एज लाइबिलिटी ऑन द इंटरनल लाइबिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ विच प्रिंसिपल, तो आप आंसर देंगे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस एंटिटी या अकाउंटिंग एंटिटी प्रिंसिपल। नेक्स्ट आता है हमारा मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल, अगेन एन इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट्स, जो भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं, जो भी इवेंट्स होते हैं, दैट कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स, इन मनी टर्म्स आर रिकॉर्डेड। अकाउंटिंग में हम वही चीज़ रिकॉर्ड करेंगे या वही ट्रांजेक्शन या वही इवेंट हम रिकॉर्ड करेंगे जिनको हम इन टर्म्स ऑफ मनी रिकॉर्ड, इन टर्म्स ऑफ मनी जो होंगे उसी को हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है, जिनको हम मनी में मेजर कर सकते हैं उसी को हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो अकाउंटिंग इग्नोर्स क्वालिटेटिव एस्पेक्ट, ठीक है, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन इज अवॉइडेड या इग्नोर्ड बाई अकाउंटिंग। सो नेक्स्ट इज अकाउंटिंग पीरियड
प्रिंसिपल, ठीक है, अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल, लाइफ ऑफ द बिजनेस इज ब्रोकन इनटू स्मॉलर पीरियड्स। इसमें बहुत इजीली से बताया गया कि जो भी बिजनेस आप रन करते हैं, ठीक है, जो भी बिजनेस आप रन कर रहे हैं उसको हमने स्मॉल स्मॉल यूनिट्स में, स्मॉल स्मॉल पीरियड्स में क्या किया हुआ है, डिवाइड किया गया, ठीक है। जनरली 12 मंथ्स का वो पीरियड रहता है एंड उसको हम अकाउंटिंग पीरियड कहते हैं। क्या कहते हैं? तो इंडिया में 1 अप्रैल टू 31 मार्च तक ये रहता है, ठीक है, इसको अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल कहते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा फुल डिस्क्लोजर। अब नाम से पता चलता है फुल डिस्क्लोजर। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर शुड बी कंप्लीट अंडरस्टैंडेबल रिपोर्टिंग ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ ऑल सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू द इकोनॉमिक अफेयर ऑफ द एंटिटी। आपको कुछ भी नहीं छुपाना है। सिंपल टर्म्स में अगर मैं बोलूं कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल हमने क्या करना है, इस प्रिंसिपल के हिसाब से देयर शुड बी कंप्लीट एंड अंडरस्टैंडेबल रिपोर्टिंग। आप जब भी रिपोर्टिंग करोगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब आप प्रेजेंट करोगे, उसमें सारी डिटेल्स होना जरूरी है, ठीक है। जो भी इकोनॉमिक अफेयर आपके बिजनेस का है वो सब डिटेल आपकी होनी चाहिए। एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है बड़ा इंपॉर्टेंट, कंटीजेंट लाइबिलिटीज। कंटीजेंट लाइबिलिटीज आर शोन एज फुट नोट पे, हम इसको भी दिखा देते हैं, ठीक है। तो कंटीजेंट लाइबिलिटी होता है कि लाइबिलिटी दैट मे अकर डिपेंडिंग ऑन फ्यूचर इवेंट्स, ठीक है। एक एग्जांपल सिंपल सा लेते हैं कंटीजेंट लाइबिलिटी का, जैसे फॉर एग्जांपल कोई लीगल केस हो जाता है, ठीक है। सो ऐसी लाइबिलिटी दैट मे अकर हो भी सकता है डिपेंडिंग ऑन द फ्यूचर। किसी ने केस कर दिया, भाई हमारा जो लीगल फीस लग रही है वो मेरी कंटीजेंट लाइबिलिटी कहला सकते हैं हम। तो इसीलिए ये बताया हुआ कि वो तक हम दिखा देते हैं जब हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, तो उसमें एंड में फुट नोट में नीचे जाके हम दिखा देते हैं कंटीजेंट लाइबिलिटी का कितना अमाउंट है, बिकॉज वी डोंट वांट टू हाइड एनीथिंग और वी कांट हाइड एनीथिंग अकॉर्डिंग टू फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा मटेरियलिटी प्रिंसिपल। मटेरियलिटी प्रिंसिपल क्या कहता है कि मटेरियल का यहाँ पर मीनिंग वो मटेरियल नहीं है, मटेरियल मीन्स इंपॉर्टेंट, ठीक है। मटेरियल मीन्स इंपॉर्टेंट। एन आइटम इज डिस्क्लोज्ड इफ इट इज मटेरियल, मतलब अगर कोई आइटम इंपॉर्टेंट है तभी जाके हम उसको डिस्क्लोज करेंगे, अगर अनइम्पॉर्टेंट कोई भी चीज़ हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे। फिर आता है कॉस्ट कॉन्सेप्ट। अब कॉस्ट कॉन्सेप्ट को हम हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल भी कहते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल फिक्स्ड एसेट्स जितने भी होंगे, लैंड मशीनरी जो भी, आर ऑलवेज रिकॉर्डेड इन द बुक्स एट कॉस्ट। हम कॉस्ट पे ही उसको रिकॉर्ड करेंगे, मार्केट प्राइस को हम इग्नोर करते हैं, ठीक है। मान लो मैंने 10 साल पहले 1 लाख की मशीनरी ली हुई थी, तो मैं इसको 1 लाख पे रिकॉर्ड करूंगा, अभी उसकी मार्केट प्राइस क्या है उसको मैं इग्नोर करूंगा, अकॉर्डिंग टू कॉस्ट कॉन्सेप्ट या हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट कम्स आर फॉर रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल। रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल मार्केट प्राइस और रियलाइजेबल वैल्यू इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ओनली व्हेन एसेट इज एक्चुअली सोल्ड, ठीक है। ध्यान से पढ़िए इस चीज को। इस प्रिंसिपल के हिसाब से मार्केट प्राइस या फिर जो भी उसकी रियलाइजेबल वैल्यू है उसको हम तभी रिकॉर्ड करते हैं बुक्स में जब एक्चुअल में एसेट बेचा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट कंजर्वेटिज्म या प्रूडेंस प्रिंसिपल कहते हैं। कभी कभी एमसीक्यू पूछा जाता है कि व्हाट इज द अदर नेम ऑफ प्रूडेंस प्रिंसिपल, ठीक है। तो कंजर्वेटिज्म या प्रूडेंस प्रिंसिपल क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन प्रिंसिपल प्रोवाइड फॉर ऑल एंटिसिपेटेड लॉसेस बट डू नॉट अकाउंट एंटिसिपेटेड प्रॉफिट्स। एंटिसिपेटेड वर्ड यहां पे इंपॉर्टेंट है। कंजर्वेटिज्म क्या होता है आप समझते हैं कि पहले से सेफर साइड में ले लेना, ठीक है। इजीली लैंग्वेज में अगर मैं समझाऊं, टू बी सेफ, हम लॉसेस को पहले ही एक्सपेक्ट करते हैं, चाहे वो हो ना हो बाद की बात है। तो कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल ये कहता है कि सारे के सारे एंटिसिपेटेड लॉसेस के लिए पहले ही तैयार रहो, ठीक है। रिजर्व हम तैयार रखते हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। आपको शक है कि आपने जो उधारी दिया है उसमें से इतना नहीं आएगा, आप उसके लिए अलग से प्रोविजन बना के रखते हैं कि नहीं आया तो मैं इस तरीके से डील करूंगा, ठीक है। या तो क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस, ठीक है, विच एवर इज लोअर, तो लोअर वाला हम रिकॉर्ड करते हैं। सिंपल टर्म्स में अगर बोला जाए कि हम लोग नुकसान के लिए पहले से ही तैयार रहेंगे और हम प्रॉफिट पहले से एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, या फिर हम लोग क्या नहीं करेंगे, डू नॉट अकाउंट फॉर एंटिसिपेटेड प्रॉफिट्स के लिए हम तैयार नहीं रहते हैं, बट लॉसेस के लिए तैयार रहते हैं, ठीक है। दैट इज प्रूडेंस या कंजर्वेटिज्म। या फिर आता है हमारा मैचिंग प्रिंसिपल। मैचिंग प्रिंसिपल क्या कहता है? एक्सपेंस इनकर्ड टू अर्न द रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज्ड, ठीक है। दोबारा से पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल एक्सपेंस इनकर टू, कोई भी खर्चा जो आप कर रहे हैं रेवेन्यू जनरेट करने के लिए उसको रिकॉग्नाइज किया जाए एक्सपेंस इन द सेम ईयर, ठीक है, या उसको रिकॉर्ड किया जाए। मतलब ध्यान से सुनिए फिर से, इस प्रिंसिपल के हिसाब से अगर मैं इस साल में जो खर्चा कर रहा हूं इसी साल में उसका रेवेन्यू मुझे जनरेट होके आना चाहिए, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल एक्सपेंस इनकर्ड टू अर्न रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज्ड या रिकॉर्डेड, ठीक है। रिकॉग्नाइज यहां पर रिकॉर्ड, कि जिस साल में मैंने वो खर्चा किया उसी साल में मुझे वो रिकॉर्ड कर देना है। कैसे रिकॉर्ड करना है? एक्सपेंस इन द सेम ईयर, उसी सेम ईयर में। तो डेप्रिसिएशन इज रिकॉर्डेड ड्यू टू दिस प्रिंसिपल। जितना भी डेप्रिसिएशन है वो इस प्रिंसिपल के हिसाब से, क्वेश्चन यहां से बनता है, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन को हम रिकॉर्ड किस प्रिंसिपल के हिसाब से करते हैं? मैचिंग प्रिंसिपल के, ठीक है। एडजस्टमेंट ऑफ प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मेड ड्यू टू दिस प्रिंसिपल।
भाई कौन सा हमारा प्रीपेड एक्सपेंस है मैं कैसे बता पाऊंगा? प्रीपेड एक्सपेंस एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जो भी है, इसकी जो एडजस्टमेंट्स होती हैं वो इस प्रिंसिपल के हिसाब से होती है, मैचिंग प्रिंसिपल। ठीक है, दोबारा समझिए कि इस प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, एक्सपेंसेस इनकर टू अर्न रेवेन्यू इन द सेम ईयर, उसी ईयर में आपको रिकॉर्ड भी करनी है। ठीक है, तो लेट्स मूव टू डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल। डुअल एस्पेक्ट होता है कि हर एक ट्रांजैक्शन के दो पहलू होते हैं, मतलब हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। सिमिलरली हर एक ट्रांजैक्शन के दो पहलू होते हैं, एक होता है डेबिट, दूसरा होता है क्रेडिट। ठीक है, और इसी हिसाब से हम ये करते हैं कि एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। ठीक है, क्योंकि हर ट्रांजैक्शन के दो पहलू होते हैं। फिर आता है रेवेन्यू रिकग्निशन। तो कहता है रेवेन्यू को रिकॉर्ड कब करें? ठीक है, रेवेन्यू को रिकॉर्ड कब करें? व्हेन शुड वी रिकग्नाइज रेवेन्यू? ठीक है, जब ट्रांजैक्शन की जाए उसी वक्त रेवेन्यू को आप रिकग्नाइज कर दो, चाहे वो कुछ भी। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, रेवेन्यू को हम रिकग्नाइज कब करते हैं, मतलब रेवेन्यू को हम कब मान लेते हैं कि रेवेन्यू जनरेट हो गई? राइट टू रिसीव द एस्टेब्लिश्ड। तो राइट टू रिसीव इज एस्टेब्लिश, एक्चुअली रिसीव नहीं किया, बस हक आपका हो गया। अगेन मैं एग्जांपल देता हूं, आपने सेल की 2 लाख रुपए की, क्रेडिट सेल आपने की, तो मतलब मैं उसी वक्त उसको रेवेन्यू रिकग्नाइज कर लूंगा, चाहे मुझे 2 लाख अभी मिला है या नहीं मिला है। ठीक है, तो रेवेन्यू रिकग्निशन, तो रेवेन्यू रिकग्निशन इसको कहते हैं। अगर किसी को डाउट है फिर से समझ लीजिए इस चीज़ को, जो मैंने एग्जांपल दिया कि अगर मैंने 2 लाख की क्रेडिट ट्रांजैक्शन की, उसी वक्त मैंने रेवेन्यू जो है वो समझ लिया कि मेरी रेवेन्यू हो गई है, चाहे मुझे वो 2 लाख अभी नहीं मिला है। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट। ठीक है, वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। ठीक है, वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट क्या कहता है? ये कहता है कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस, कि बिना एविडेंस के हम कोई भी ट्रांजैक्शन, अगर मेरे पास कोई मान लो कोई कैश मेमो है, कोई बिल है जिसको हम कहते हैं, वो मेरा बेस बनेगा रिकॉर्डिंग का। विदाउट एनी एविडेंस आई कैन नॉट रिकॉर्ड एनीथिंग। वेरीफाइबल, वेरीफाई करना चाहिए उस ट्रांजैक्शन को, वेरीफाई करने के लिए मेरे पास कुछ ना कुछ सबूत होना चाहिए, उसको कहते हैं वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। तो ये सारे कॉन्सेप्ट जो है आई होप आप लोगों को समझ आए होंगे। ठीक है, इसमें से जो भी इंपॉर्टेंट थे मैंने साथ में आपको बता दिए, और ये इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स थे, एजम्पशंस थे, ये आई होप क्लियर हुए होंगे। विद दिस वी विल एंड टुडेज सेशन एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो जो भी सजेशंस है आपकी, आई वेलकम द सजेशंस। आप कमेंट सेक्शन में जो भी लोग देख रहे हैं, 10-12 सब्सक्राइबर्स जो अभी हुए हैं, प्लीज़ कमेंट कीजिए कि क्या कमी है, कहाँ पे आई कैन इम्प्रूव, एंड कहाँ चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही हैं, कौन से ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो अभी आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही। विल ट्राई आवर बेस्ट टू रिजॉल्व योर क्वेरीज। तो लेट्स शेयर दिस वीडियो टू दोज जो लोग सीरियस एस्पिरेंट्स है, जो चाहते हैं कि हम अच्छा करें एग्जाम्स में। सो विद द नेक्स्ट लेक्चर हम कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।